हेलो क्लास 11th। तो कल हमने मोलरता के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो मोलरता आज हम बात करेंगे मोललता के बारे में। लेकिन मोललता के बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि जिसमें हम कहते हैं कि दो विलयनों को मिश्रित करने पर, अगर हम दो विलयनों को एक साथ मिला दें, ठीक है ना, मिश्रित करने पर प्राप्त विलयन की मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे हम। यानी आपके पास ये मान के चलो, आपके पास दो विलयन है, एक और एक ही है, ठीक। इस विलयन की मोलरता आपको पता है M1 है, इस विलयन की मोलरता आपको पता है M2 है, इसका आयतन माना V1 है, इसका आयतन V2 है। समझ गए ना। अब आपने क्या किया, इन दोनों विलयनों को मिला दिया, दोनों को एक साथ मिला दिया। यानी एक ये तो पहला विलयन था, ये दूसरा विलयन था। अब दोनों को मिला दिया तो हमें एक तीसरा विलयन मिल गया ना, इन दोनों का मिला हुआ। उस विलयन की मोलरता माना M3 है और उसका आयतन माना V3 है। तो अब इस M3 का मान आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला है आपका M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2। ये तो होगा। अब M3 अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, M3 बराबर M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये याद रखना, मैं अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये फॉर्मूला वहां पर लगेगा कि दो विलयनों को मिलाने पर जो तीसरा विलयन प्राप्त होगा उस विलयन की मोलरता कैसे ज्ञात की जाएगी, ठीक। तो फिलहाल जब क्वेश्चन करेंगे वहां पर हम देखेंगे। अभी हम मोललता के बारे में पढ़ते हैं। तो मोललता होती है 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम भी आप कह सकते हैं, इसलिए मैं ब्रैकेट में 1000 ग्राम लिख दे रहा हूं। 1 किलोग्राम विलायक में, अब देखिए मोलरता में हम विलयन कहते थे, क्या कहते थे हम, 1 लीटर विलयन में। यहां विलयन का प्रयोग नहीं होगा, यहां विलायक का प्रयोग हो गया। तो 1 kg 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है, ठीक है ना। मोलैलिटी कहते हैं इसको, मोललता कहलाती है और इसका प्रतीक होता है स्मॉल m, ठीक। अब मोललता का सूत्र बनाते हैं। देखो हम क्या कहते हैं, मोललता बराबर, क्या कहा हमने, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे, अब विलयन का आयतन नहीं आएगा, यहां आएगा विलायक का द्रव्यमान, बट्टे विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें, किलोग्राम में, केजी में, ठीक है ना। अब मोलों की संख्या, अभी परसों हमने पढ़ा था कि मोल बराबर होता है, क्या होता है, ग्राम में भार। अभी आपको सब याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो भूल जाओगे, क्योंकि आप 10th से 11th में आ रहे हैं तो आपको समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमने 10th में ये कहीं कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नया कोर्स है, बिल्कुल नया सिलेबस है। इसलिए बड़े ध्यान से समझना कि ये आपको याद रखना है कि मोल बराबर होता है ग्राम में भार बट्टे अणुभार, ग्राम में भार बट्टे अणुभार। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसी फॉर्मूले को हम यहां लगा देते हैं। विलेय के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलेय का ग्राम में भार बट्टे विलेय का अणुभार। तो हम वही फॉर्मूला यहां रखते हैं। देखिए मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बराबर होगा विलेय का ग्राम में भार बट्टे विलेय का अणुभार, बट्टे विलेय का अणुभार। अब बट्टे
क्या था, बट्टे विलायक का द्रव्यमान था। अगर इसको बट्टे में डालेंगे तो यहां आ जाएगा 1 बट्टे, यहां लिख देता हूं विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, वो भी किस में, केजी में। अब माना विलेय आपका, मोललता को m से दिखाते हैं, माना विलेय आपका a है, हम मान के चल रहे हैं, आपकी किताबों में हो सकता है b को दिया हो, तो मैं मान के चल रहा हूं कि हमारा विलेय क्या है a और विलायक क्या है b, ये आपका विलेय है, यहां पर लिख देता हूं मैं a प्लस b, एक विलयन बना ए बी। ए क्या है आपका विलेय, बी क्या है आपका विलायक, है ना। बस अब इसको यहां लगाते हैं, मोललता बराबर क्या होता है, विलेय का ग्राम में भार, ग्राम में भार को हम W से दिखाते हैं, विलेय का भार है तो A हो जाएगा WA अपॉन अणुभार को M से दिखाते हैं तो MA गुणा 1 बट्टे WB, ये क्या है विलायक का भार, B क्या था आपका विलायक था ना, तो विलायक का भार यानी WB, और ये WB किस में, केजी में। तो एक फॉर्मूला ये मिल गया। दूसरा फॉर्मूला, जब अगर ये किलोग्राम में न दिया हो, ग्राम में दिया हो, तो हम क्या करेंगे, WA अपॉन MA गुणा 1000 बट्टे WB, ये आपका मोललता का सूत्र आया। इकाई अगर हम निकालेंगे, इकाई बिल्कुल सिंपल सी है, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है ना। अब हम अपना जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है उसकी ओर चलते हैं, जो कि है नॉर्मलता। कल मैंने कहा था 2 टॉपिक छूटे हैं, मोललता और नॉर्मलता, तो नॉर्मलता को हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। नॉर्मलता जिसको हम नॉर्मेलिटी कहते हैं, और इसको दिखाते हैं कैपिटल N से। ये थोड़ा सा अलग है, देखिए, औरों से बाकी तो लगभग सब सेम है। नॉर्मलता क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन दे रहा हूं, यह है प्रति लीटर, प्रति लीटर, प्रति लीटर का मतलब कितना होता है, 1 लीटर, प्रति लीटर का मतलब होता है 1 लीटर, तो आप 1 लीटर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रति लीटर विलियन में, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के, अब यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर विलेय के मोलों की संख्या कह दूं, यानी प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो वो किसकी परिभाषा हो जाएगी, मोलरता की। मोलरता और नॉर्मलता में छोटा सा अंतर है, मोलरता में मोल का प्रयोग करते हैं, नॉर्मलता में ग्राम तुल्यांक का प्रयोग करते हैं। इसीलिए परिभाषा क्या बनेगी, देखिए, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, मोलों की संख्या होती तो मोलरता, ग्राम तुल्यांकों की संख्या है तो उसे नॉर्मलता कहेंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मलता की परिभाषा क्या बनी, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, केवल इसको याद रखना, ग्राम तुल्यांक। इसकी जगह पर अगर मोल लिख दूंगा तो वो मोलरता की परिभाषा बन जाएगी, ठीक। अब ये ध्यान रखना, नॉर्मलता की हम सूत्र बनाते हैं, देखो, नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन। प्रति लीटर विलियन कह रहे हैं तो विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में, हो गया ना। अब मोल कैसे निकालते थे, ग्राम में भार बट्टे अणुभार। अब हम इस को निकालेंगे, ग्राम तुल्यांक कैसे निकालें, ठीक है ना। तो ग्राम तुल्यांक बराबर होता है, याद रखना इन सूत्रों को, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है ग्राम में भार, ग्राम में भार बट्टे उस पदार्थ का जो इक्विवेलेंट मास होता है उसका तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान। देखो, मोल और इसमें बहुत छोटा सा संबंध है कि मोल हम जब कहते थे, मोल बराबर क्या होता था, ग्राम में भार, ग्राम में भार बट्टे अणुभार कहते थे ना। यहां अणुभार की जगह पर क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार। अब ये कैसे निकालेंगे अभी आगे बताता हूं इसी टॉपिक में। अभी फिलहाल इस ग्राम तुल्यांक को यहां रख देते हैं हम, तो हमारा सूत्र क्या बनेगा, देखिए, नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक की जगह पर हम ये लिख देंगे ना, विलेय का ग्राम में भार बट्टे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, लिख सकते हैं ना। तो वही मैं लिख रहा हूं, देखो क्या लिख रहे हैं, विलेय का ग्राम में भार
विलेय का ग्राम में भार बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान गुणा 1/, आयतन। आयतन भी किस में? लीटर में। ये तो होगा। अब फिर से वही a प्लस बी ए बी है ना। a को हम क्या मान रहे हैं? विलेय। माना हमारा विलेय क्या है? a। तो नॉर्मलता n बराबर विलेय का ग्राम में भार, ग्राम में भार को किससे दिखाते हैं? w से। विलेय क्या है? a, तो w है। तुल्यांकी भार को e से दिखाते हैं, है ना। किसका तुल्यांकी भार? विलेय का। विलेय क्या है? a, तो e है। हो गया ना। गुणा 1/, आयतन, आयतन को v से दिखाते हैं, किसमें? वो भी लीटर में। तो ये नॉर्मलता का सूत्र बन गया हमारा। n बराबर, ये तो लीटर में दिया है, यदि मिलीलीटर में दिया हो तो n बराबर क्या हो जाएगा? WA/EA गुणा 1000/, आयतन, वो भी किसमें? ml में। तो ये नॉर्मलता की परिभाषा बन गई। अब प्रश्न ये उठता है कि ये EA कहाँ से हम निकालें? ठीक है ना। तो ये याद रखना, हर जगह काम आएगा कि जो तुल्यांकी भार होता है, ठीक है ना, ये तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा। अब हर पदार्थ का तुल्यांकी भार अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना। मैं सारे पदार्थों का तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र बता रहा हूं आपको। जैसे पदार्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, अम्ल होता है, क्षार होता है, लवण होता है, तत्व होते हैं, आयन होते हैं, ये तो है। तो सबसे पहले हम अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे। अम्ल का तुल्यांकी भार, उदाहरण के साथ बता रहा हूं। अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार बट्टे प्रतिस्थापनीय H पॉजिटिव आयनों की संख्या, H पॉजिटिव आयनों की संख्या, है ना। अम्ल का अणुभार बट्टे प्रतिस्थापनीय H पॉजिटिव आयनों की संख्या। उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं। बोला था, माना हमको H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार, H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना है। तो क्या होगा? इस H2SO4 का अणुभार जो कि आता है 98, मुझे ज्ञात है, आप निकाल के देख लेना कितना आएगा, 98। अब इस H2SO4 को में से कितने H पॉजिटिव बाहर निकलते हैं? जब हम इसको तोड़ते हैं, कक्षा 10 में पढ़ा है, ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो कितने H पॉजिटिव आयन बाहर निकल रहे हैं? 2, तो बट्टे 2, क्योंकि नीचे क्या आना है? प्रतिस्थापनीय H पॉजिटिव आयनों की संख्या। 2 चक्को 8, 2 9 18, तो इसका तुल्यांकी भार कितना आ गया? 49। ऐसी HCl है माना। अब ध्यान दो, HCl टूटेगा तो कैसे? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो कितने प्रतिस्थापनीय H पॉजिटिव हैं? 1। इसका अणुभार निकालो, 1 धन 35.5, यानी ये कितना हो गया? 36.5। तो HCl का जब तुल्यांकी भार निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? HCl का अणुभार कितना है? 36.5 बट्टे प्रतिस्थापनीय H पॉजिटिव आयनों की संख्या 1, तो इसका तुल्यांकी भार हो गया 36.5, है ना। दूसरा, अब हम क्षार के लिए आते हैं। क्षार का तुल्यांकी भार बिल्कुल सेम है। कैसे निकलेगा? यह आएगा क्षार का मोलर द्रव्यमान या अणुभार बट्टे प्रतिस्थापनीय OH आयनों की संख्या। क्षार है तो OH, प्रतिस्थापनीय OH नेगेटिव आयन। अब देखो उदाहरण देता हूं, जैसे हमारे पास NaOH है ना। जब ये टूटता है तो कैसे टूटता है? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। कितने OH नेगेटिव हैं? 1, तो प्रतिस्थापनीय OH कितना हो गया? 1। अब इसका अणुभार निकालते हैं। सोडियम का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये 40 के करीबन आएगा। 6 3 9 और 1 10 की 0, 3 और 2 और 1 3 और 1 4, 40 आ गया। तो इसका तुल्यांकी बाहर निकालेंगे हम, किसका? NaOH का। NaOH का तुल्यांकी भार क्या होगा? अणुभार कितना है? 40, प्रतिस्थापनीय OH कितना है? 1, तो कितना आ गया? 40। ठीक। अब तीसरा हम आते हैं लवण का। तीसरा होता है लवण का तुल्यांकी भार। लवण का तुल्यांकी भार। अब लवण का तुल्यांकी भार निकालते हैं। देखिए
लवण के तुल्यांकी भार निकालने के लिए सिंपल सा होता है कि लवण का मोलर द्रव्यमान, अब मोलर द्रव्यमान कहो या अणुभार कहो, मोलर द्रव्यमान बट्टे धनायन पर आवेश, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धनायन पर आवेश। कैसे हम तुल्यांकी भार निकालेंगे? तो जैसे कोई लवण लेते हैं हम, देखिए हमारे पास लवण है जैसे NaCl, दो उदाहरण लूंगा, ठीक है ना, एक NaCl है और एक MgCl2 है, ठीक है ना। अब हम इसका तुल्यांकी भार निकालते हैं NaCl का। तो आपको पता है Na पर कितना आवेश होता है, एक इकाई, तो पॉजिटिव आयन पर आवेश कितना हो गया, एक। लवण का मोलर द्रव्यमान, अब NaCl का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, जोड़ लेते हैं 58.5। बस इसका तुल्यांकी द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या होगा, मोलर द्रव्यमान कितना है 58.5 बट्टे धनायन पर कितना आवेश है, एक, तो इसका कितना आ गया 58.5, हो गया ना। MgCl2 के लिए आते हैं, देखो मैग्नीशियम पर कितने इकाई धनावेश होता है, 2, है ना, तो ये कितना हो गया, धनायन पर आवेश कितना हो गया, 2। अब इसका अणुभार निकालते हैं, मैग्नीशियम का 24 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5 और 2 क्लोरीन है तो 35.5, 5 5 10, 5 5 10 4 14 की 4, 3 3 6 7 8 और 1 9, तो कितना आ गया 94 आ गया ना। बस तो हमने क्या करना है, अणुभार को जितना धनायन पर आवेश है उससे भाग दे देना है, तो 2 चक्को 8 और 1 9, 2 सत्ते 14, तो कितना आ गया इसका मोलर तुल्यांकी द्रव्यमान 47 आ गया, ठीक। अगला चौथा, अगर कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, तत्व का तुल्यांकी भार, ये तुल्यांकी भार निकालना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब नॉर्मलता निकालेंगे तो वहां पर हमको तुल्यांकी भार की आवश्यकता पड़ेगी। तो तत्व का तुल्यांकी भार, अब तत्व का तुल्यांकी भार क्या होता है, ये होता है तत्व का परमाणु भार बट्टे संयोजकता, ठीक है ना। जैसे कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो कार्बन का तुल्यांकी भार अगर हम निकालें, कार्बन एक तत्व है, तुल्यांकी भार, तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 बट्टे कार्बन की संयोजकता कितनी है 4, 4 3 12, तो इसका 3 आ गया। ऐसे किसी भी तत्व का, सोडियम का निकालना है सपोज करो, तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23 और सोडियम की संयोजकता कितनी होती है 1, तो 23 बट्टा 1 यानी 23 हो गया ना। और अंतिम आपका पांचवा आता है आयन का तुल्यांकी द्रव्यमान, आयन का तुल्यांकी द्रव्यमान, सिंपल सा वही है, आयन का सूत्र द्रव्यमान बट्टे आयन पर आवेश, आयन पर आवेश। अब ये सूत्र द्रव्यमान से कंफ्यूज मत होना, ये कोई एक नया वर्ड तो जरूर है, लेकिन सूत्र द्रव्यमान वही होता है जितना उस आयन का परमाणु भार, यानी जिस परमाणु से वो आयन बना है उसका परमाणु भार जो होता है। जैसे Na पॉजिटिव है ना, Mg2 पॉजिटिव, अगर इनके तुल्यांकी भार निकालने हैं तो Na पॉजिटिव का तुल्यांकी भार कैसे निकालेगा, आयन का सूत्र द्रव्यमान यानी Na का कितना होता है 23 बट्टे कितने आवेश कितना है 1, तो 23 बट्टे 1 यानी 23 हो गया। यहाँ मैग्नीशियम का देखो परमाणु भार कितना होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है बट्टे कितना आवेश है 2, तो 24 बट्टे 2 यानी 12, इसका तुल्यांकी द्रव्यमान कितना आ गया 12। तो ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया। कल मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, फिर परसों से हम नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करेंगे। थैंक यू।